नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान आपका जनरल साइंस टीचर एनवीरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आज हम जो पिछली क्लासों में जो 3 मॉडल पढ़े थे उनका सारांश यानी परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। आज हम तीनों का कंबाइंड मॉडल पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल ये कोई एक परमाणु है। ये कोई परमाणु और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु के चारों ओर, उन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हें बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर, या बोलते हैं कोश। जहां पे ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कोश या ऊर्जा स्तर। यहां कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो ध्यान देना थोड़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अब अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणावेश या -1। याद रखना, कितना याद रखना? -1, या याद रखना आपको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1 या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर आपको पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पूछा गया क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है? 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का नामकरण। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कौन से वैज्ञानिक ने कहा? तो ये एक वैज्ञानिक थे स्टोनी। कौन से थे? स्टोनी। और इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उनकी खोज तेल बूंद मॉडल द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा यानी यानी ये एक -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किस मॉडल द्वारा? तेल बूंद मॉडल द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है, कहाँ चक्कर लगाता है? इन ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है। अगर मैं बात करूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तर को छोड़कर यानी परमाणु के ऊर्जा स्तर को छोड़कर बाहर निकल जाए तो पीछे परमाणु कैसा परमाणु कहलाएगा? यानी धनावेशित परमाणु। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर धनावेशित परमाणु कहलाता है या नाभिक परमाणु कहलाता है। यानी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। किसकी संरचना पर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की संरचना। क्यों? ध्यान देना इधर। अगर इस परमाणु से
इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दोगे तो पीछे क्या बचेगा, केवल और केवल परमाणु का नाभिक बचेगा। यानी परमाणु अस्तित्व में कब तक होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन की संरचना सही है। यानी किस पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। अगर मैं बात करूं एक ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, यानी इस ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2n²। 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, ये होते हैं अधिकतम। यहां होते हैं, जैसे यहां होता है K L M N। कितने कोष होते हैं, 4 कोष। यहां n बराबर 1 2 3 4, यानी कोषों की संख्या, कोष की संख्या या कोषों की संख्या। यहां पे K है 1, L है 2, M है 3 और N है 4। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो हमें पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो मैं यहाँ तीसरा पूछ रहा है तो n की जगह क्या रख दूंगा, 3। तो 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी तरह पूछ लिया जाए L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमें पता होना चाहिए K L, L कितने पे आता है, 2 पे। तो L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पूछी जाए L कितने पे आता है, 2 पे, तो 2n², यानी 2 × 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। कौन से कोष में, L कोष में। अब मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। अब मैं बात करूं इस नाभिक की, बाहर वाला तो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अब मैं बात करूं इस नाभिक की, परमाणु के केंद्र में होता है वो, उनकी बात करूं तो ये कहलाता है परमाणु का नाभिक। अब यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि नाभिक की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। कौन से वैज्ञानिक, रदरफोर्ड ने। तो आपको ये पता होना चाहिए रदरफोर्ड ने, और साथ ही साथ ये थोड़ा पता होना चाहिए कौन से प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। स्वर्ण पन्नी ली थी उन्होंने उपयोग में, जिसकी मोटाई आपको बताई थी 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर। अब मैं बात करूं नाभिक में कौन कौन होते हैं, ये पूछा जाता क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो कौन कौन होते हैं, आपको याद रखना है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब पूछ लिया जाए प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन धनात्मक आवेश। कौन सा होता है, धनावेशित। कौन सा आवेश होता है इस पर, धनावेशित। यानी आपको याद रखना +1, क्या याद रखना, +1, या आपको याद रखना आवेश में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन में रदरफोर्ड भी आता है, तो नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। अब मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। पहले तो ये याद रखना, आवेश रहित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूट्रॉन। ये एक उदासीन कण है, उदासीन भी बोल सकते हो,
उदासीन। उदासीन का अर्थ है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है निम्न में से किस कण का अस्तित्व नहीं होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। अब मैं बात करूं न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक थे? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक। और इस पर अगर आवेश पूछा जाए आपको, इस पर आवेश आपका आंसर होना चाहिए 0 या ऑप्शन में मिलेगा आवेश रहित। अब मैं बात करूं इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? ये पूछा गया कि उसने संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स, यानी P+N को आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियॉन। अब ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया कि इन्हें न्यूक्लियॉन बोलते हैं? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, हेनरी मोजले। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है फैक्ट के रूप में, हेनरी मोजले। अब एक बात यह है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा तो समान होती है, लेकिन परिमाण में भिन्न होती है। आवेश इस पर तो +1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, लेकिन इसमें 0 होता है, लेकिन द्रव्यमान लगभग क्या होता है? इनका समान होता है। अब प्रोटॉन के द्रव्यमान की मैं बात करूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg और लगभग 1.675 × 10⁻⁻27 kg। लगभग इनका द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है इनका द्रव्यमान। समस्थानिक यानी आइसोटॉप, इसको आपको अंग्रेजी में भी याद रखना क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं आइसोटॉप और हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? ये एक नाभिक के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, जिसमें से पहला पढ़ रहे हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप, यानी एक ही परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक होंगे समान और परमाणु भार होगा भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक, जैसे मैं आपको एक परमाणु बना रहा हूं, यहाँ पे कोई परमाणु है, यहाँ होता है Z और यहाँ होता है A। इस Z को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और इस A को बोलते हैं परमाणु भार। अब बात करते हैं समस्थानिक की, यानी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, तत्व होना चाहिए एक या परमाणु होना चाहिए एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें इस Z की वैल्यू सब में होगी समान। अगर तत्व एक है तो Z की वैल्यू हो जाएगी समान, और इस A की वैल्यू चेंज होगी और N की वैल्यू यानी A - Z का मान भी अलग होगा। यानी एग्जाम में पूछा जाता है एक कथन के रूप में समस्थानिक के लिए कौन सा कथन सही है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, आपको ये याद रखना केवल और केवल ये परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान, लेकिन परमाणु भार या लिख देना कोष्टक में द्रव्यमान। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ये लाइन देख के आपको अंग्रेजी में ऑप्शन आएंगे आइसोटॉप, आइसोमर जो भी है, तो आपको याद रखना समस्थानिक को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटॉप, और इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें क्या समान होगा? परमाणु क्रमांक समान होगा और तत्व हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा, लेकिन उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। तो मैं बात करूं, अगर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ऐसा समस्थानिक एक ऐसा परमाणु जिनके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं, तो आपको याद करना है परमाणु कौन सा है? वो पोलोनियम। कौन सा? पोलोनियम। इसके समस्थानिक है 27 समस्थानिक। ये आपको याद रखना है, 27 समस्थानिक है किसके?
पोलोनियम के। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोजन के मुख्य कितने समस्थानिक है, तो 3। हाइड्रोजन के 3, कौन कौन से 3 है ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से है, तो 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक, दूसरा और तीसरा। पहले समस्थानिक को क्या बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ही बोला जाता है हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन। और एक अन्य नाम प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटीरियम या प्रोटियम भी सही है। प्रोटियम का अर्थ होता है प्रथम, यानी प्रथम तत्व। एक ये भी बोला जाता है प्रथम तत्व। फैक्ट याद रखना है आपको, केवल प्रथम तत्व। और आवर्त सारणी का, किसका, आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे आगे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन। और इसके बारे में, हाइड्रोजन एक अधातु है। कौन सी धातु है, अधातु, यानी नॉन मेटल है। और सबसे हल्की नहीं है, सॉरी, हाइड्रोजन, और इसे बोलते हैं प्रोटियम। अब मैं बात करूं समस्थानिक की, यानी इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी परमाणु क्रमांक सब में क्या है, समान। परमाणु भार, यानी इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, यानी मैं एक सारणी के माध्यम से समझा दूं आपको। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या या Z एक ही चीज है, कैसे निकालोगे, तुलना करनी है, नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अगर इसमें निकालने को बोले तो 1 और इसमें 1। अब मैं निकालू इसमें परमाणु भार, यानी परमाणु द्रव्यमान, A की वैल्यू, A कितना है, इस Z और A से तुलना करो। A ऊपर आता है तो यहाँ A कितना है, 1, और यहाँ पे A कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे A कितना हो जाएगा, 3। अब आपको अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने को बोले तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है A माइनस Z, यानी A माइनस Z। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 1 माइनस 1, यानी न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 0। यहाँ पूछ ले आपको, क्या करोगे, 2 माइनस 1, यानी यहाँ हो जाएगी 1, और 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 2। तो ध्यान देने योग्य ये बात है, पूछ ले कि हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या, द्वितीय समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या, तृतीय समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, यानी इसे ही हाइड्रोजन बोलते हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन का अन्य नाम, आवारा तत्व। एग्जाम में पूछा गया है आवारा तत्व। अब बात करूं आवारा तत्व क्यों बोलते हैं, तो यहां से सिद्ध हो गया न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0, और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होनी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, आवारा तत्व। और आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा परमाणु है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी इसे आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन रहित। ये भी पूछा गया एग्जाम में, न्यूट्रॉन रहित परमाणु। सीधा एग्जाम में पूछ ले, निम्न में से कौन सा न्यूट्रॉन रहित परमाणु है। अगर वहाँ हाइड्रोजन ऑप्शन में है तो आप हाइड्रोजन करोगे, और हाइड्रोजन ना होकर इसका समस्थानिक का नाम लिखा हुआ मिल जाए प्रोटीरियम, तो भी आपको यही करना है। प्रोटीरियम और हाइड्रोजन एक ही चीज है। अब मैं बात करूं ड्यूटीरियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम। वन और 2, और इसे बोलते हैं ट्राइटीरियम, T1 और 3। अब एग्जाम में अगर आपको पूछ ले हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक का उपयोग भारी जल में किया जाता है, यानी भारी जल के निर्माण में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यानी ड्यूटीरियम का उपयोग। ड्यूटीरियम, अगर इसके साथ में ड्यूटीरियम के साथ अगर ऑक्साइड लगा दूं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, तो आपका आंसर होना चाहिए D2O। और इसे क्या कहते हैं, भारी जल। क्या कहते हैं, भारी जल। कौन सा जल, भारी जल। और SSC 10+2 में इसका अन्य नाम गुरु जल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु जल। गुरु जल क्या कहते हैं, अन्य नाम गुरु जल। किसे कहते हैं, भारी जल को। और ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इस भारी जल का उपयोग परमाणु भट्टी में
मंदक के रूप में किया जाता है, शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है, सॉरी। अब मैं बात करूं हल्के जल की, जो साधारण जल होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानिक, इससे बनता है हल्का जल H2O, जिसे बोलते हैं साधारण जल। साधारण जल। अब साधारण जल और भारी जल, भारी जल आए तो D2O और साधारण जल आए तो H2O। अब इसका एग्जाम में पूछा जाता है, भार आपको याद रखना है, आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं। इसका होता है 18, कितना होता है 18, और इसका याद रखना, इसका होता है 20, क्या होता है 20। अब मैं बात करूं ऐसा कौन सा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय का गुण व्यक्त करता है? तो तीसरा समस्थानिक, कौन सा समस्थानिक? रेडियो सक्रिय गुण, रेडियो सक्रिय गुण व्यक्त करता है, वह है तीसरा समस्थानिक। समस्थानिकों के उपयोग, इससे पहले हमने समस्थानिक की परिभाषा जानी। समस्थानिक होता क्या है कि जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, या न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न हो। तो आपको एक ही चीज याद रखनी, समस्थानिक में एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो होगा समान, बाकी जो भी राशियां हैं परमाणु भार, द्रव्यमान या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक होगा उसमें समान। या एग्जाम में पूछा जा सकता प्रोटॉन की संख्या, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही चीज है। अब हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है समस्थानिकों के उपयोग, सीधा एग्जाम में पूछा जाता फैक्ट के रूप में कि किस समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर उपचार में कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो जो मोस्टली पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ रहे हैं। तो पहला आपके दे रखा है यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। तो कैंसर उपचार में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कोबाल्ट 60। मैं बात करूं दूसरा समस्थानिक जो दे रखा है कार्बन 14 यानी C14। इस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है जो पुरानी जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए, जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कार्बन डेटिंग में कार्बन के कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है या जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन 14 या C14। मैं बात करूं तीसरा समस्थानिक जो आपके दे रखा है यहाँ पे, समस्थानिक सोडियम 24, सोडियम 24। इस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन हेतु। सीधा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम 14 का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं आयोडीन 131 की, 131 की, ये इंपॉर्टेंट लगाना, ये 2-3 बार पूछा गया है कि आयोडीन 131 मुख्यतः ये याद रखना है घेंगा रोग उपचार में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? वो होता है आयोडीन 131, या ब्रेन ट्यूमर, कैंसर या लीवर में। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। यह भी पूछा जाता है यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय ईंधन यानी परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 में ईंधन के रूप में मुख्यतः होता है यूरेनियम 235। और ये भी इंपॉर्टेंट है ड्यूटीरियम, जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, भारी जल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। H2 या आपको D2 या 1H2। परमाणु भट्टी जो हम पढ़ेंगे आगे, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में यानी गति को कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? ड्यूटीरियम के, हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक ड्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है। अब जो आर्सेनिक 74, इसका उपयोग शरीर में कहीं भी ट्यूमर हो उसका पता लगाने के लिए कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग, किसका? आर्सेनिक का। और जो मरकरी 203, जो मरकरी 203वां समस्थानिक है, मस्तिष्क में अगर ट्यूमर हो तो कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? मरकरी 203 का उपयोग, और मरकरी धातु होते हुए भी। अब मैं बात करूं, हमने पढ़ा जो परमाणु मॉडल पढ़ा, उसमें एक चीज रह गई थी, मूल कण कितने होते हैं परमाणु में? आपको याद रखना है 3। कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं टोटल परमाणु में, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि नाभिक में तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 ही होते हैं।
तो इस प्रकार जो इस चैनल पे नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे फेसबुक का लिंक दे रखा है उससे जुड़े। धन्यवाद।